ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी बिहार के चुनावी महासंग्राम की, जहां पीएम मोदी आज ललकारे हैं। पीएम मोदी आज दहाड़े हैं, उन्होंने ललकार दी है 2 रैलियों के माध्यम से। दरअसल बिहार में चुनावी हलचल के बीच पीएम मोदी आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे। सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के लाल, जिसे गुदड़ी के लाल के नाम से भी जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर, उनको सम्मानित करके हर बिहार वासियों का गौरव बढ़ाया है। बिहार में अपनी चुनावी रैली को आगाज करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि हाथ उठाकर अपने मोबाइल की लाइट जलाएं। जब सभी लोगों ने लाइट जलाई तो पीएम ने कहा, जब हर हाथ में लाइट है तो फिर लालटेन का क्या काम। पीएम ने लालू यादव परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में ये जमानत पर हैं। वो चोरी के मामले में जमानत पर हैं। चोरी की इनकी आदत है। ये अब जननायक की उपाधि भी चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलकर पिछड़े के हितों को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। गरीबों के पक्के घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, पेयजल सहित हर घर शौचालय, हर सुविधा एनडीए की सरकार दे रही है। और उधर महागठबंधन में सीएम पद की उम्मीदवारी मिलने के बाद आज से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए। सहरसा में उन्होंने पहली रैली को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार की नाकामियों पर कड़ा प्रहार किया। कहा, नीतीश कुमार पलायन नहीं रोक पाए। हमारी सरकार आएगी तो नया बिहार बनाएंगे। मेरा सपना है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। हालांकि गठबंधन के नेता राहुल गांधी का चुनाव प्रचार होना अभी भी बाकी है, लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ऑफिस में पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वही सीताराम केसरी जिन्हें पद से हटाकर सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। और क्या हुआ था वो हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन बिहार के तेज तर्रार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लबारू को बिहार प्रभार से मुक्त करने की खबर ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में कांग्रेस में जान फूंकने में कृष्णा लबारू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो महत्वपूर्ण कड़ी थे, लेकिन ठीक चुनाव के वक्त पदमुक्त कर देना दबाव की सियासत ही मानी जा सकती है। आरजेडी के साथ वर्षों पुराने गठबंधन में कांग्रेस पहली बार अपनी खोई जमीन तलाशने की कवायद कर रही थी, लेकिन अंततः कांग्रेस पार्टी को लालू यादव की नीतियों पर ही चलने को मजबूर होना पड़ा है। तो सवाल यह है कि महागठबंधन को सीएम चेहरा तो मिल गया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस 5 सीटों पर आज भी फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना फाइट क्यों लड़ रहे हैं? वीआईपी और कांग्रेस क्यों आपस में लड़ रही है? वाम दल और कांग्रेस भी क्यों आपस में लड़ रहे हैं? यह कड़ी महागठबंधन की लड़ाई की धार को कमजोर कर रही है। कितनी कमजोर कर रही है, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो बिहार में प्रचार जबरदस्त, प्रचार की धार धुआंधार चल रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और वहां आरजेडी और कांग्रेस पर उन्होंने जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जमानत पर बाहर घूम रहे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। और पीएम के हमले के बाद अब बात सीएम के हमले की।
सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए ही राजनीति करते हैं। सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा तो गड़बड़ कर रहा। तो वहीं आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दावा है कि वो टूटी फूटी बात नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है, और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको बीएसएफ की प्रेस वार्ता में। विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाया। बीएसएफ के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी सीमा पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। एकता परेड में गुजरात पुलिस का अश्वारोही दस्ता, हॉर्स कंटिंजेंट, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो तथा बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता तथा कैमल माउंटेड बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। साथ ही स्वदेशी नस्ल के श्वान दल, रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हम गर्व से कह सकते हैं कि इन स्वदेशी नस्लों ने बीएसएफ एवं अन्य बलों में ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करते हैं। हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस श्वान प्रतियोगिता में मुधोल हाउंड, जिसका नाम है रिया, ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस वर्ष परेड में श्वान दल में प्रथम स्थान में भाग लेंगी। इस वर्ष परेड में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष भागीदारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी को दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर भी महिला अधिकारी के नेतृत्व में दिया जाएगा। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की महिला कर्मी मार्शल आर्ट्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट ड्रिल्स द्वारा देश की बेटियों की शक्ति और साहस का प्रदर्शन करेंगी। एनसीसी के युवा कैडेट्स अपने जोश और अनुशासन से एकता में शक्ति का संदेश देंगे। इसके साथ ही गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के विद्यालयों के बैंड दल अपने मनमोहक प्रदर्शन से समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। उनका सांस्कृतिक प्रदर्शन एकत्व की भावना को जीवंत कर देगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी के 10 झांकियां विविधता में एकता के भाव को साकार रूप देंगी। परेड के साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में 900 कलाकार भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की भव्य प्रस्तुति देंगे, जो हमारी संस्कृति की समृद्ध विविधता और राष्ट्रीय एकता को उजागर करेगी। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम को शानदार एयर शो इस परेड की शोभा का और बढ़ाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह एकता नगर में आयोजित एकता प्रकाश पर्व और भारत पर्व कार्यक्रमों की श्रृंखला का शिखर है, जो सरदार पटेल जी की आदेशों और उनकी विरासत को गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही 1 से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर में भारत पर्व का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों
और खाद्य महोत्सव होंगे। ये पर्व 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के विशेष कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा, जो हमारे आदिवासी समुदायों की गौरवशाली संस्कृति और संघर्ष की भावना को उजागर करता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता दिवस का ये संदेश आपके माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और हर नागरिक के हृदय में एकता, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रज्वलित करेगा। साथ ही मैं भारत सरकार की तरफ से सभी देशवासियों से यह आग्रह करता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के इस पावन पर्व पर साक्षात अपनी सहभागिता दर्ज कर भव्य समारोह के साक्षी बने। धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, लेकिन ये मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि क्वेश्चन सिर्फ एकता दिवस से ही संबंधित होंगे और कोई सवाल हम नहीं लेंगे, और समय भी थोड़ा कम है। तो मैं 13 नंबर जितेंद्र बहादुर जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछें। सर, मैं जितेंद्र बहादुर सिंह हूँ आज तक से। सर, आप लोग जो देसी डॉग्स हैं, जो मॉड्यूल और ये डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऑपरेशंस में भी इनको अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय? ये सभी डॉग्स, लगभग हमारे पास 150 से अधिक डॉग्स हैं। ये हमारे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ LWE इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ये हमारे साथ जाते हैं। ये सभी डॉग्स बांग्लादेश बॉर्डर पे भी पेट्रोलिंग करते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं। ये वाले डॉग्स जो हमारे पास हैं, इनको इस तरह से तैयार किया गया है कि ये नारकोटिक्स डिटेक्शन में भी हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर हैं और हमारे साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। 47। जी, मैं मनीष अग्रवाल, नवभारत टाइम्स से। सर, लास्ट ईयर से इस बार क्या अलग होगा? लास्ट ईयर एक तरह की स्टैटिक परेड थी, इस बार ये एक मूविंग परेड है। इसमें बहुत अधिक दस्ते हैं, वृद्ध तरह से इसमें तैयारियां की गई हैं। प्रत्येक कंटिंजेंट की स्ट्रेंथ इस बार बहुत ज़्यादा है। बैंड्स इसमें अधिक हैं और अधिक से अधिक इसमें टैबलूस, जैसे मैंने बताया था, झांकियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्लस काफ़ी सारे UAC और अन्य जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं इसमें सम्मिलित हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेजर तरीके से, ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक परेड होगी, जिसको हम एकता परेड के नाम से जानेंगे। 45। Good evening, sir. Rishabh from Times Now. Thank you for doing this. I just wanted to understand, since you have explained that there will be a number of tableaus here, is there any specific theme for these tableaus? And also, whether there will be foreign dignitaries also invited for this event? This is the theme of the tableaus will be unity in diversity. And definitely, many visitors would be there. 214। सर, मेरा भी ये सवाल था, जो राष्ट्रीय एकता दिवस और जो झांकियां हैं, चयन का आधार क्या रहा है और कैसे आपने तय किया है कि इन राज्यों की झांकियां ये विशेष तौर पर दिखाई जाएंगी? जो थीम भी आपने बताई है, इस पर अगर विस्तार से बताएं। जी, आप जानते हैं कि इसमें बेसिक थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और किस प्रकार से हमारा देश अलग अलग भाषा का होते हुए, अलग अलग कल्चर का होते हुए, किस तरह से हम सब यूनाइटेड रहते हैं। यही एक थीम है जिसको, जो एक सूत्रधार के रूप में आपको हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको आयोजित किया गया। 49। सर, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है। सर, इसमें टोटल जो परेड में भाग लेंगे उसमें कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? क्या हम इस इवेंट को प्री रिपब्लिक डे परेड भी कह सकते हैं सर? ये परेड अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण परेड है। इसका थीम आप जैसे जानते हैं कि हम एकता दिवस, एकता परेड के नाम से इस परेड को
हम लोग नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं, निश्चित रूप से एक ग्रैंड शो है जो अपने आप में एक डिफरेंट प्रोजेक्शंस करता है देश के प्रति, उसके कल्चर के प्रति, उसके लैंग्वेज के प्रति, उसकी डिफरेंट एथिक्स के प्रति। तो ये एक अपने आप में एक अलग शो है और अलग तरह का एक वातावरण है। एकता नगर एक ऐसी जगह है जहाँ सतपुरा और विंध्याचल के बीचों बीच नर्मदा नदी के साथ एक बहुत खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। एक ऐसा एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा जिससे आप निश्चित रूप से आपका मनोबल और मनोभावना आपकी इसमें बढ़ेगी। 17 नंबर और 24 दोनों सर। जी निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि जी बिल्कुल, इस बार हम श्री सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। सरदार पटेल इस देश के निर्माता हैं। इस देश को मजबूत करने में तमाम ऐसी रियासतें जो हमारे पास नहीं थीं इंडिपेंडेंस के बाद, उनको वापस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत सभी रियासतों को उन्होंने जोड़ा और भारत में शामिल किया। उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस, ऑल इंडिया सर्विसेज स्थापित की, जिसकी वजह से आज पूरा स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया स्थापित है। ये उन्हीं की सोच थी जिसके कारण आज हम लोग इतने बड़े देश को किस प्रकार से उन्होंने जोड़ा। ये उसको एक तरह से हमारा उनकी प्रति एक सद्भावना और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का मौका है, जिसको हम करना चाहते हैं। सर, दिस इज विजेता सिंह फ्रॉम द हिंदू। ये सीधा प्रसारण आप बीएसएफ की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। बीएसएफ के महानिदेशक जानकारी दे रहे थे कि राष्ट्रीय एकता मिशन पर किस तरह से परेड का, विशेष परेड का आयोजन किया जाएगा, उसमें क्या कुछ खास होगा। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि बिहार में जो चुनावी महाघमासान चल रहा है उसमें प्रचार धुआंधार चल रहा है और नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कुछ बयान दिखाए थे। अब हम आपको कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान दिखाते हैं, जिन्होंने एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठाया कि उनकी तरफ से सीएम हैं कौन। सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? तो हम तो सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं। और इन सब के बीच ये जो मुद्दा उठा है और जो बिहार चुनाव में मुद्दे उठे हैं, तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस महिला और दलित विरोधी है। इसी कांग्रेस ने सीताराम केसरी जी का कदम कदम पर अपमान किया था और यहां तक कि कांग्रेस ने अध्यक्ष पद की भी चोरी कर ली थी। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और ये घटना जो
जिक्र कर रहे थे ये कांग्रेस की दिल्ली ऑफिस में, यहीं एआईसीसी के ऑफिस में घटी थी, उसी का हवाला दे रहे थे। बहरहाल बिहार चुनाव में ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं प्रचार के दौरान। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ है अनिरुद्ध प्रताप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्ध जी। साथ में हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी, आरजेडी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत राकेश रंजन जी। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़े हुए हैं और साथ में विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में बगल में। सीधे पहले मधुरेश के पास चलता हूं। मधुरेश, सीताराम केसरी जी का कांग्रेस ने लंबे समय के बाद सम्मान किया। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिस सीताराम केसरी जी को जबरन हटाया गया था? बात सिर्फ पद से हटाने की नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी अभी जिक्र कर रहे थे और मैं भी उस समय रिपोर्ट के समय बोल रहा था कि ये आरोप है कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था। ये आरोप है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनको उठाकर और 24 अकबर रोड, उस समय कांग्रेस की ऑफिस हुआ करती थी, उसके गेट के बाहर रख दिया था। उन्हीं सीताराम केसरी जी का आज कांग्रेस सम्मान कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। हाँ देखिए, सीताराम केसरी की ही सिर्फ बात नहीं है। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी बात करें तो कुछ ऐसा सा ही मसला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी जात की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति की। एक पूरे वर्ग के वो नेता थे और कहे तो पूरे बिहार के नेता थे। उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, इसके लिए उन्हें निश्चित रूप से विरोध का सामना तो करना ही पड़ा था। और लेकिन आज यही उन्हीं की देन है कि आज ओबीसी, ईबीसी जैसी आरक्षण जो है वो दबे और पिछड़े लोगों को मिलता है, जिसका लाभ लेकर के आज बिहार का एक बड़ा वर्ग जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बात करें, जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन एनडीए ने असल मायने में उन्हें सम्मान दिया। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। जबकि अगर बात करें लालू प्रसाद यादव के काल की, तो उन्होंने एक बार ऐसा एक वाकया सुनाया जाता है कि उन्होंने एक बार जीत मांगा तो ये कह के ठुकरा दिया गया कि जीत में तेल नहीं है। तो सम्मान देना एक अलग बात होती है और वक्त पर सम्मान देना एक अलग बात होती है। अब जो सम्मान दिया जा रहा है वो मौके का है, वो मौके को समझते हुए फायदे के लिए दिया जा रहा है। और अगर उस वक्त सम्मान दिया जा रहा होता तो वो जेन्युइन होता, उस व्यक्ति को समर्पित होता। ठीक है जी, ठीक है। मैं लौटता हूं मधुरेश आपके पास। विनोद जी, जिस तरह की बात आज प्रधानमंत्री ने उठाई है, जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो गंभीर हैं, क्योंकि जो अभी मैंने मधुरेश से पूछा, यही सीताराम केसरी जी हैं जिनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, बिहार से ही उनका ताल्लुक था और आप जानते हैं कि किस पिछड़े समाज से उनका ताल्लुक था। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से ये व्यवहार हुआ और अब जाकर के जब सम्मान हो रहा है और इस तरह की बात वहां पर कांग्रेस कर रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अपने संबोधन में उसी मुद्दे को छुआ है जिस मुद्दे पर शायद कांग्रेस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। लाल जी, सबसे पहले तो आज से बिहार में चुनावी फिजा में एक नई ताजगी आई है। आज से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी रन में एक बड़ी तरीके आप देखा है, समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक ललकारते हुए दिख रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन के में भी जो खेमे हैं उसमें भी आप तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल। जिस बात के लिए उनकी मांग रही थी महागठबंधन से, उनके वो भी मांग ली गई है। अब वो डिप्टी चीफ अब सीएम के पद के वही दावेदार है जी। तो एक ताकत उनको भी मिली है और आज वो सहरसा बख्तियारपुर में भी जनसभाएं की है। तो ये बिहार का जो नजारा होना चाहिए इस लोकतंत्र में वो दिखने लगा है। भीड़ जुट रही है, सारी रैलियों में भीड़ जुट रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस भीड़ को वोट में कौन सी पार्टी बदलती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इन सभाओं में जो बात की चर्चा की वो ऐसे चर्चा नहीं हुई है। इस चर्चा के पीछे रीजन मैं बताता हूं जी। 25 साल सीताराम केसरी के मृत्यु के हो गए और 25वें पुण्यतिथि अगर कांग्रेस के दफ्तर में मनाया जा रहा हो, इसे क्या कहेंगे कि आपने सीताराम केसरी के मृत्यु के 25 साल तक उनके पुण्यतिथि में कभी याद नहीं किया। याद ही नहीं किया। अचानक बिहार के चुनाव में के आते ही आपको लगा कि ये कोना छूट गया था तो इसको भी आप कर लेते हैं। और राहुल गांधी गुलाब का फूल से देखिए कि उनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि इस केसरी को, जो बिहार में एक चर्चित और उस समय के सबसे प्रतिष्ठित नेता थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या उनको इस तरह से फेंक देना, क्या ये एक तिरस्कार नहीं था? सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती, उसमें कौन रोक सकता था? बिल्कुल। लेकिन सीताराम केसरी का एक इतिहास बन गया उस समय में, जो आपने अपमान किया, और कांग्रेस शायद इस कलंक से कभी मुक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी भले ही आज ईबीसी, ओबीसी जितने भी बात कर लें, लेकिन जब जब ये बात करेंगे सीताराम केसरी का, वो चेहरा, वो चेहरा जो है वो एक छपा हुआ है, बिल्कुल, उससे वो मुक्त नहीं होंगे। बिल्कुल। तो आज बिहार में उन सारी मुद्दों को पीएम ने उठा के चुनावी फिजा में, जैसे पीएम ने कहा कि जैसे तेजस्वी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो पीएम ने कहा कि इनके परिवार के सारे लोग जमानत पे हैं, और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये डिस्कोर्स जो पीएम ने आज बदला है, मैं कह रहा हूं चुनावी रण में एक नई ताजगी लौटी, एक नई ताजगी लाई है। लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन, आपके लिए जो सवाल हैं वो बहुत सारे पुराने सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नई ताजगी तो लाई जा रही है। पुराने सवाल क्या हैं? पुराने सवाल हैं, पीएम कह रहे हैं कि बार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि जमानत पर हैं, बार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का जंगल राज हुआ करता था, बार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि लालटेन का युग हुआ करता था, अब मोबाइल की लाइट का युग है। बताइए इन सवालों को बिहार की जनता के सामने इस चुनाव में कैसे लेकर जाएंगे, कैसे जवाब देंगे? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। 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 अभी महागठबंधन से एनडीए पूरी सरकार इतनी डरी हुई है, और रियलिटी ये है कि, और शायद पूरे देश की जनता की भी बात जो है, और बिहार की जनता की बात कर रहा हूं, कि पीएम मोदी जो है उनके बातों पे कोई भरोसा नहीं कर। अच्छा, क्यों? जी, क्योंकि उनका काम है आकर के झूठ बोल जाना, जुमला फेंक जाना, और तमाम तरह के वायदे कर जाना, और जानते हैं कि वायदे के बाद आएंगे लोग बता देंगे कि हमारा जुमला था, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हमने बोल करके चले गए। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी ये अपने ही वादों पे कभी एक बार भी उन्होंने बोला? पिछली बार आए थे, पिछले 3 बार से आकर के बोल रहे हैं कि हम अगली बार आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल से के चीनी से चाय पी करके जाएंगे, लेकिन अगली बार आते हैं फिर वही बात बोलते हैं। तो जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है कि ये जो 20 सालों का जो कुशासन और 11 सालों से दोनों लोग मिल करके ये विकास नहीं विनाश के रास्ते पे जो ये सरकार लेकर के जा रही है, तो उनके बातों पे इसलिए यहाँ बिहार में कोई असर नहीं हो रहा। पूरा बिहार जो है एकजुट होकर के तमाम जो लोग इस सरकार से त्रस्त है, वो लोग इस सरकार को बदलने के लिए, चाहे वो पीएम आ जाए, एक बार नहीं, वो 36 बार आ जाए, 40 बार आ जाए, कोई भी उनके बातों पे भरोसा नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि वो सिर्फ घोषणावीर है, जुमलावीर है, ये सारी चीजें, तो हमें कोई उनको सीरियसली कोई नहीं ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, प्रचार का फोकस यही रहेगा, प्रचार का फोकस जो है वो यही रहेगा, जंगल राज, भ्रष्टाचार, हाँ, ये पूरा परिवारवाद, यही सब पूरा फोकस रहेगा जो आज प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से उठाया। पूरा प्रचार एनडीए का लगभग इसी लाइन पर चलेगा। आज पीएम और सीएम दोनों ने डबल अटैक किया। देखिए, फोकस ही नहीं रहेगा, ये तो जनता को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस किस तरीके से केसरी और केसरिया दोनों से नफरत करती है। लालू का जंगल राज सबको बताना पड़ेगा, किस तरीके के 118 नरसंहार हुआ। और ये लोग बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। लालू जी, मतलब सोचिए, इस दुनिया में कौन आदमी होगा कि 4 बार कन्विक्टेड हुए लालू जी जाके वोट मांग क्यों नहीं लेते हैं? कौन वोट देगा उनको? कोई वोट नहीं देगा। सबको पता हुई जंगल राज है। उसके बाद तेजस्वी यादव जो खुद को नॉमिनेटेड करते हैं कि हम सीएम कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी उनके 4 सीटेड है। राहुल गांधी जो कि 32 मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर, 16 में जमानत पे घूम रहे हैं, और इनके ऊपर कोई राजनीतिक आंदोलन के मुकदमे नहीं दर्ज है कि राजनीतिक आंदोलन के गमला फेंकने वाले दर्ज है। इनके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार,
हीनियस क्राइम के, मतलब पशुओं का चारा खाने का, किसी के मुर्गे चोरी करने का, किसी के ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार, किस तरीके से मुकदमे दर्ज हैं। आप देखिए, उसके बाद ये लोग 10 सेकंड, ये लोग ओबीसी, एससी, एसटी, हर समाज से नफरत करते हैं। ये बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए क्योंकि वो दलित थे। कर्पूरी ठाकुर को पूरा परिवार तो भारत रत्न ले गए, कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न नहीं दे पाए, ये जननायक थे, लेकिन वो भारत रत्न नहीं दिए। और राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं, दादा नाना सब लोग भारत रत्न लेके बैठ गए। लालू जी इतनी नफरत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अंबेडकर जी की तस्वीर है, चलो ठीक है, नेहरू जी से गलती हो गई, उन्होंने चोरी से अंबेडकर जी को हरवा दिया था, लेकिन कम से कम लालू जी जिसको कहते हैं मसीहा ये है, उनकी पैरों पे तस्वीर अपने पैरों के नीचे रखी हुई थी। तो इस तरीके से इन लोगों की मानसिकता है, भ्रष्टाचार इनके आज पास में है, आज आप लोगों ने स्वर्गीय सीताराम केसरी जी का भी नाम जोड़ दिया। कांग्रेस जो है वो 25वीं पुण्यतिथि मना रही थी, आपने उनका नाम भी जोड़ दिया कि भाई इनका भी अपमान किया है। देखिए, हम लोग तो बचपन से केसरी जी की तस्वीर वही देखते आए हैं कि वो धोती उनकी खुल गई है। और 4 कांग्रेसी नेता, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की माता जी का टाइम था, उस टाइम तो उन्होंने उठा के उनको बाहर अकबर रोड के बाहर। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं अनिरुद्ध जी। मधुरेश ये बताइए, ये सब चीजें प्रचार में तो मुद्दे उठेंगे बहुत सारे, लेकिन जरा महागठबंधन की तरफ से क्या जो कुछ सीटों पर वो पेंच फंसा हुआ था, सीएम और डिप्टी सीएम तो चलिए अशोक गहलोत जी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन जो कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ था उसमें कुछ बात बनती हुई दिख रही है? कोई विथड्रॉ करेंगे या बैठेंगे या कुछ ऐसा? क्योंकि नामांकन वापसी का जो है वो उसकी तारीख तो अब खत्म होने वाली, तो अब जो है क्या ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट हो करके ही रहेगी? लालचंद जी, नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो कल शाम 3 बजे खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है। और हाँ जी, खत्म हो चुकी है। और लगभग 3 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन वापस लिया है, जो फ्रेंडली फाइट वाले सीट पे के प्रत्याशी थे। बाकी एज इट इज स्थिति बनी हुई है, और जहां तक एक दूसरे को समर्थन देने की बात है, ऐसी भी अभी कोई घोषणा की नहीं गई है। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति ज्यादातर सीटों पे बनी हुई थी, अभी भी लगातार बनी हुई है। और महागठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर उनके कार्यकर्ता हो, उनके लिए बड़े असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो पार्टी के आला अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, वो भी बैठ करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसे में जनता के बीच जा करके जवाब देना एक बहुत मुश्किल का काम हो गया है। जैसे बात करें, आज प्रधानमंत्री बेगूसराय में थे, बेगूसराय में ही एक बछवाड़ा सीट है, वहां पे सीपीआईएमएल भी खड़ी है और आरजेडी भी खड़े हैं, लेकिन वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है और मतदान 6 तारीख ऐसी लगभग 8 सीटें हैं, है ना? लगभग 8 सीटें जी। हाँ, ठीक है, लगभग 8 सीटें हैं जिसपे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है जी। विनोद सर ये बताइए, ये कोई मतलब मुझे लगता है फ्रेंडली फाइट कहने की बात होती है, फाइट फ्रेंडली तो होती नहीं जब कैंडिडेट वहां पर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हैं। फाइट फ्रेंडली तो नहीं होगी, और महागठबंधन की ये मुश्किलें बढ़ाएगी। ये एक नासूर सा रह गया। ये कल सुधांशु जी एक सवाल उठाए थे कि आप वोटर लिस्ट पे तो सवाल उठा रहे हैं, जो करोड़ों की वोटर लिस्ट है, और आप 243 सीट में से कौन किस सीट पे लड़ रहा है इसका लिस्ट अभी तक नहीं निकाल पाए। तो ये सवाल तो महागठबंधन के लोगों से तो पूछा जाएगा, हमेशा ये पूछा जाएगा कि भाई ये तेजस्वी को जितनी जल्दीबाजी थी सीएम फेस के अनाउंस करने का, उतनी जल्दीबाजी क्यों नहीं इस मामले में हुआ कि सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस को भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो, वीआईपी को भी हो और वामपंथी दल को भी। सबसे पहले अगर इस महागठबंधन में लिस्ट जारी किया तो आरजेडी ने किया। 143 सीट जारी करके लालू यादव परिवार ने एक तरह से तो कांग्रेस को हाशिए पे धकेल दिया। उन्हें बता दिया कि राहुल गांधी भले ही वोट अधिकार यात्रा करके चले जाएं, बिहार में वही चलेगा गठबंधन में जो लालू यादव परिवार चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो ये आप लोग इस बात को जवाब दे दीजिए कि अब आप जितने में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, उस फ्रेंडली फाइट में मुकेश साहनी से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आपके कैंडिडेट हैं, वो से कांग्रेस पार्टी के एक सीट पे लड़ाई लड़ रही है जी। वामपंथी दल के जो है उस पे 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के साथ उनका संघर्ष है, 5 सीटों पे आरजेडी का संघर्ष होगा। तो ये सारा मैसेज क्या होगा? ठीक है, क्या मैसेज जाएगा डॉक्टर राकेश रंजन जी? हालांकि बात तो 8 सीटों की है, लेकिन चर्चा तो इस बात की 243 सीटों पर होगी कि 8 सीटों पर ये लोग खुद ही लड़ रहे हैं। जी, ये ठीक है, फ्रेंडली फाइट आप नहीं मान रहा है, फ्रेंडली फाइट होती भी नहीं है, लेकिन हमें
जनता जो है ना, बिहार की जनता सब जानती है और हम अपने कार्यकर्ताओं और जो बिहार की जनता है उसको हम कन्विंस कर चुके हैं कि वहां की स्ट्रेटजी हमारी क्या है। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे ये दिक्कत होगी और सारी चीजें होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे हो सकता है कि आप हमारे स्ट्रेटजी का कुछ पार्ट भी हो, खैर सारी चीजें, लेकिन हम एक है सारी चीजें कि जो इसमें अभी हमारे बीजेपी के साथी और प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, आज ये वही लोग है ना जो कर्पूरी ठाकुर जी को जब वो मुख्यमंत्री थे तो कौन कौन सी गालियां नहीं देते थे। ये वही लोग है ना, जनसंघ ने उनकी ये कैसे पता कि ये वही लोग हैं? ये मैं समझा नहीं, ये कैसे पता कि ये वही लोग हैं? ये तो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत रत्न दिया, ये कह रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया, ये तो ये क्लेम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो उनकी सरकार गिराती थी, उनके तरह तरह की गालियां दी थी, और उन्हीं को नहीं, केंद्र में बीपी सिंह सरकार को भी यही हमारे संवाददाता बता रहे थे लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ क्या किया था। छोड़िए उसको, मैं अनिरुद्ध जी, इनकी जो कथनी और करनी में, और खासकर प्रधानमंत्री की तो बहुरूपिया जब देखते ठीक है। अनिरुद्ध जी फ्रेंडली फाइट पर आते हैं। आपने तो फ्रेंडली फाइट को पूरी तरह मैनेज कर लिया। आवाज तो आपके यहाँ भी उठी थी एनडीए के अंदर, लेकिन आपने तो मैनेज कर लिया फ्रेंडली फाइट को। हमेशा चलती रहे, लेकिन मुझे तो मुकेश सहनी जी को बड़ी संवेदना, आपका चैनल जरूर देखते होंगे, चुपके जरूर देखते होंगे 100%। मुकेश सहनी जी निषाद समाज से आते हैं। निषादों का सम्मान तो वो कर सकता है जो राम का सम्मान करता है, जिसके दिल में राम बसे हैं। ये तो लोग राम को गरियाते रहे हैं। कांग्रेस तो राम का अस्तित्व नहीं मानती, कहां से निषाद का सम्मान करेंगे? तो जाहिर सी बात, सहनी साहब काहे थाली का बैगन बने इधर उधर जा रहे हैं? अरे इधर रहेंगे कम से कम मंत्री भी बन जाएंगे, उधर तो उनको कुछ मिलना जुलना नहीं है। उनके पास में लीडर अब अपोजिशन की भी सीट नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों थाली का बैगन बन इधर उधर घूम रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया डॉक्टर राकेश रंजन जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया, और मधुरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बिहार चुनाव पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे।